अभी हम डिस्कस करेंगे जो टर्म है एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें एरिया वेक्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो कई बार हमें क्या होता है कि एरिया जो सरफेस एरिया किसी, चाहे वो ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो, हमें इसके एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी होता है। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो बाय कन्वेंशन, जैसे एक प्लेनर एरिया है, सपोज रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शीट है हमारे पास, तो इसका जो प्लेनर एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता हो सकता है, बट इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो भाई कन्वेंशन, ये कन्वेंशन से है कि इस पे जो सपोज ये डीएस एरिया है, ये छोटा जो एलिमेंट है ये डीएस एरिया है, इस डीएस एरिया का डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं? इस पे नॉर्मली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या यूं कहें कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसका जो ये एरिया है डीएस, अगर मैं इसको ए बी सी जी मार्क कर दूं, तो ए बी सी जी जो प्लानर एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड तो डीएस है, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारा? ये जो एक नया वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इसे कहते हैं, बाहर की तरफ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका डायरेक्शन देगा ये यूनिट वेक्टर एन कैप। तो किसी भी सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, इस पे जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है, ये बताएगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर एन। और इसको मैं शो कर रहा हूं इस वेक्टर को ds वेक्टर से। तो जो ये ds वेक्टर की लेंथ है, ये जो ds वेक्टर में दिखा रहा हूं, इसकी जो लेंथ है ये प्रोपोर्शनल होती है इस एरिया से। तो जो ds मैग्नीट्यूड है, कितना एरिया है, ये शो करेगा इस वेक्टर की जो लेंथ है, वो बताएगी कि ये एरिया कितना होगा। अब हमें फॉर्मूला पता है कि यूनिट वेक्टर, जैसे इस केस में एन कैप है, तो एन कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी ds वेक्टर अपॉन जो इसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ds। तो वो कितना होगा? ds वेक्टर अपॉन सिंपली ds। तो एन कैप इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन ds, या जो ds वेक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी एन कैप इनटू ds। दैट मींस जो ds वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी जो लेंथ होगी वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया प्लेनर एरिया के बारे में। अब अगर सपोज हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस में हम यूं लेंगे, एक छोटा सा पैच हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक पैच लिया, इस पैच का एरिया सपोज हमने ले लिया है ds। तो एक बहुत बड़े एरिया को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया है, उनमें से एक पैच हमने ds लिया है। तो हम बाय ऐसे लेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये जो पैच है ये भी एक प्लेनर एरिया है। जो ये बड़ा वाला एरिया है कर्व सरफेस, ये छोटे छोटे ऐसे पैचेस से मिलकर बना हुआ है, और हर पैच एक प्लेनर एरिया है। तो इस पे हम क्या करेंगे? जैसे सपोज एक थ्री डायमेंशन फिगर ऑफ फुटबॉल है, उसमें जो एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस बने हुए हैं, आप किसी एक पैच को ले लीजिए, सपोज ब्लैक आपने लिया है, तो उस ये वाला सपोज अगर ब्लैक एरिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जो उस वेक्टर का, जो इस एरिया का ds का जो मैग्नीट्यूड है इस एरिया का, इस पे बाहर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस एरिया का जो ds है इसका डायरेक्शन बताएगा, और यही पे हम ले लेंगे एन कैप, ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, ये ds वेक्टर है, ds वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? फिर से एन कैप इंटू ds। तो इसको भी हम लिख लेंगे ds वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इंटू ds। तो ये तो था जब हमारे पास दो टाइप के एरियाज हैं, एक तो प्लेनर एरिया है और दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो दोनों केस में हम ये कहेंगे कि जो लेंथ है इस वेक्टर की, ds वेक्टर की, वो इस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा इसमें यह है कि जो एन कैप है, एन कैप इस ds वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। हर केस में, दोनों केस में हमने, चाहे प्लेनर है या कर्व्ड सरफेस है, हमने जो नॉर्मल ड्रॉ करना है एरिया की डायरेक्शन के लिए, वो नॉर्मल हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो ये तो एरिया वेक्टर के लिए हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अगला आता है इसमें फ्लक्स। फ्लक्स क्या चीज है? फ्लक्स का मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो, सम काइंड ऑफ फ्लो, इसे हम कहते हैं फ्लक्स। जैसे हम बात करते हैं
वाटर फ्लक्स, एयर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स एक स्पेशलिटी है, एक क्वालिटी है किसी भी वेक्टर फील्ड की। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होगी। मींस फ्लक्स जो है वो प्रॉपर्टी है वेक्टर फील्ड की। और अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एक प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होगी। तो फ्लक्स मींस सम काइंड ऑफ फ्लो है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक जो लाइंस ऑफ फील्ड होती हैं, फील्ड लाइंस है, उनका फ्लो है। अब इसको कैसे समझेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि जैसे एक कोई सरफेस है, किसी सरफेस पे वो कोई सरफेस हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे ये एक सरफेस है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है। तो हम नॉर्मली बात करते हैं कि इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो उसको हम जनरली यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसका सिंबल हम फाई लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से कितना होता है जो इस सरफेस से नॉर्मली पास आउट होता है। इस सरफेस से सारा फ्लक्स नहीं, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इस सरफेस से कितनी लाइंस नॉर्मली गुजर रही हैं, वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दैट मीन्स अगर ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया मैं ds ले लूं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में E ले लूं, तो फ्लक्स यहां से कितना जाना चाहिए, जितना एरिया होगा ds और जितनी उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही होंगी नॉर्मली, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे तो वहां से उनका फ्लक्स जाएगा। फिर से रिपीट कर लेता हूं। जैसे यूं समझ लीजिए कि ये एक एरिया है, ये प्लेन एरिया है और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, या सपोज यहां से और इस डायरेक्शन में लगातार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चल रही है और इसको मैंने ऐसे रख लिया। तो अभी यहां से मैक्सिमम जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पास आउट होंगी, लेकिन जैसे मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, घुमाऊंगा, तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो पास होनी कम हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। और एक केस में अगर मैं सपोज को ऐसे रिवॉल्व करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे चल रही है और मैं इसको ऐसे रिवॉल्व करना शुरू करता हूं, तो एक केस में क्या होगा, ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल आ जाएगा। उस केस में यहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये एरिया है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है और जितना इसका एरिया है उस एरिया में से ये जो ई लाइंस में दिखा रहा हूं, ई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, तो इस एरिया से जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा ds इंटू ई या E इंटू ds भी हमसे कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई सिर्फ कब की, कि जब एक प्लेनर एरिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब अगर हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक डायरेक्शन में है। देखो इस केस में क्या हुआ था, ये जो एरिया एलिमेंट है इस ds के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये बीचों बीच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं और एरिया में जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, अगर आप इस ds का डायरेक्शन लेंगे तो ds वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा और n कैप भी इसी डायरेक्शन में आएगा। मींस n कैप जो है इसका डायरेक्ट यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन बताने के लिए, तो एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल इसी डायरेक्शन में आएगा ds। तो इस केस में जो दोनों के बीच क्या एंगल है वो 0 है। इस केस में क्या है जो मैं बता रहा हूं ये वाला, कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये है और इसका जो एरिया है सपोज वो इस डायरेक्शन में है, ये n कैप का डायरेक्शन है। तो अब यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा हमारा ये नहीं बनेगा बल्कि कोई दूसरा बनने वाला है। हम क्या करेंगे इस केस में, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बनता है तब हम क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में, बाय द वे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में लगातार इलेक्ट्रिक लाइन चल रही है और जो एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट इसका डायरेक्शन ये,
ये ds वेक्टर या यूं कहें कि ये n कैप इसको दिखा रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन है। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। सपोज दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, बाय द वे हमने इसको थीटा ले लिया है। अब बाय डेफिनेशन हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है कि इस सरफेस जो ds सरफेस है, ये सरफेस हमारे पास ds है, इस ds सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या बताया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जिस एरिया से टोटल एरिया हमारे पास ds है, इस ds एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली जा रही है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में परपेंडिकुलर नहीं जा रही सारी की सारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक लाइंस जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हो गया, हम ये निकाल लेंगे। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू बेस जो नॉर्मल कंपोनेंट है अननोन अपॉन हाइपोटेनस कितना है E। तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो गया, E cos थीटा। तो ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया E cos थीटा। तो अब हमें पता है कि इतना कंपोनेंट E cos थीटा इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रहा है। अब हम फ्लक्स पता कर सकते हैं। टोटल एरिया हो गया ds और यहां से इनटू, ये क्रॉस नहीं है, ओनली मल्टीप्लिकेशन है। सो ds इनटू जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये है E cos थीटा। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसको कई केस में हम phi E से दिखाते हैं। E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi लिख सकते हैं, लेकिन phi E मींस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस ds से कितना हो गया, मैं इसको लिख लूंगा E इंटू ds इंटू cos थीटा। अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं, A वेक्टर का मॉड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड मींस मैग्नीट्यूड, इंटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो अगर ये A वेक्टर ले लूं, ये B वेक्टर ले लूं और दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लूं, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos ऑफ थीटा होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ये हमने क्लास 11th में वेक्टर में स्टडी किया था। तो इसीलिए हम phi E को एक नई फॉर्म में लिख लेंगे। ये E का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू cos ऑफ थीटा। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है phi E इज इक्वल टू E डॉट ds। अब इसको चाहे आप, क्योंकि A डॉट B लिखो या B डॉट A लिखो, दोनों सेम होते हैं, बिकॉज A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A होता है। इसलिए हम phi E इज इक्वल टू E डॉट ds या ds डॉट E कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया है। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज और ओपन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू E इंटू डॉट ds। E डॉट ds, डॉट है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। तो फ्लक्स हमने पढ़ लिया है, फ्लक्स का हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, E डॉट ds होता है। अब एक दो प्रॉपर्टीज की और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा एक, क्योंकि आपने 11th क्लास 11th में स्टडी किया हुआ है कि अगर दो वेक्टर आप A डॉट B निकालते हैं, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। डॉट आप जब भी निकालेंगे वो क्वांटिटी स्केलर होगी। दैट मीन्स फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। डेफिनेटली फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम फ्लक्स की यूनिट की बात करेंगे तो फ्लक्स हमारे पास कितना है, यह है E डॉट ds। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऐसे E इंटू ds लिख रहा हूं ऐसे। तो हमें इसकी यूनिट निकालनी है फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। नॉट या सिंपल चार्ज से मतलब है, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q लिख लेते हैं। F क्या होता है न्यूटन में, Q होता है कूलम में, और ds आपका इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको स्क्वायर मीटर में लिख रहे हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, phi इज इक्वल टू phi E इज इक्वल टू E इंटू ds। हमने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेडियंट का, या अभी आपके पास इस चैप्टर में बाद में भी आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है।
तो नेगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। v पोटेंशियल डिफरेंस है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो सिंपली ऐसे याद रख लीजिए, जब आएगा टॉपिक तब हम इसको डिटेल में डिराइव करेंगे ऐसा कैसे होता है। हम इसको v अपॉन r या v अपॉन d जैसे भी याद रख लो, d r या d डिस्टेंसेस है, तो e इज इक्वल टू v अपॉन d भी होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मूले में यहाँ से e की जगह v अपॉन d अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा वोल्ट, v फॉर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और v अपॉन d फॉर मीटर, और ds आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो ये इसकी पावर कैंसिल, यहां से आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो 2 यूनिट आपके पास आ गई फ्लक्स की, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा आ गया वोल्ट मीटर। ये दोनों यूनिट फ्लक्स की होती है। तो इतना हमने स्टडी कर लिया है फ्लक्स के बारे में। एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि ये सब हमने तब स्टडी किया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है किसी क्लोज सरफेस पे, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी देख लेते हैं। सपोज ये एक क्लोज सरफेस है और इस पे नंबर ऑफ पैचेस बने हुए हैं। सपोज ये है आपका DS1, ऐसे ही पैचेस बने हुए हैं DS2, दिस इज DS3, DS4 एंड सो ऑन। हमारे पास DSN पैचेस हैं, ये DSN n नंबर ऑफ पैचेस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे जा रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या होगा, हमें फ्लक्स पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स 1 निकालेंगे। जो फर्स्ट पैच है इससे इसका फ्लक्स निकालेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, जैसे हम प्रोसेस कर ही रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे निकालेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू E1। सपोज इससे जो फ्लक्स पास, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो है E1, इससे पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो E3 है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो E4 है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम अलग अलग इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे, हर पैच के लिए अलग फ्लक्स निकालेंगे और सबको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो E1 DS1 ये फर्स्ट आ जाएगा, और अगर हम phi2 की बात करें सेकंड पैच से कितना आ जाएगा, E2 इंटू DS2। एंड अगर हम थर्ड की बात करें phi3 या phi-n, जनरली हम phi-n इज इक्वल टू निकाल लेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड En DSN। तो जो टोटल हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको डॉट में लिखें इस तरह से आ जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से जो आएगा, पूरे सरफेस से, सपोज ये पूरा सरफेस इसका एरिया ds है, टोटल सरफेस का एरिया ds है, तब कितना आ जाएगा, हम इसे लिखेंगे phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 सो ऑन अप टू phi-n तक हम इसे ऐड कर लेंगे। सो phi-e इज इक्वल टू, वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे हम, यहां पे लिख लेंगे E1 डॉट DS1 प्लस E2 डॉट DS2 एंड सो ऑन, इस तरह से कर लेंगे। या ऐसे अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो phi-e इज इक्वल टू सम I varies from 1 to n EI डॉट DSI। इसको हम इस समेशन फॉर्म में लिख लेंगे, और समेशन को अगर हम हटाएं तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा। फिर हम इसको लिखेंगे क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S। ये S सरफेस है जिसका एरिया ds है, ये S सरफेस हमने S नाम दिया इसको, पूरे सरफेस को, और इसका एरिया ds है। तो इन सब को जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, या इसका हमने फ्लक्स निकाला, इसका फ्लक्स निकाला, इसका सबका फ्लक्स निकाल दिया है, सबको हमने ऐड कर दिया, तो क्या कर लेंगे, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, हमने पूरे सरफेस पे, इस सरफेस S पे इंटीग्रेशन ले लिया है ओवर दिस क्लोज सरफेस। तो ये साइन है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का, और ये आ जाएगा E डॉट ds। तो अगर हमें फ्लक्स पता करना है किसी भी क्लोज सरफेस पे, तो हम उसके लिए फॉर्मूला याद रख लेंगे। क्लोज सरफेस के लिए हम कहते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ओवर दैट सरफेस, जिस सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है, E डॉट ds। ये मेन फॉर्मूला है फ्लक्स के लिए।
अब एक बात और देख लेते हैं इसमें कि फ्लक्स वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम उसको इस तरह समझते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था और एक था नेगेटिव चार्ज। अगर ये हमको बॉक्स में रखे मिले हैं, सपोज ये बॉक्स में रखे हुए हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से इस पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आते हैं। तो यही एनालॉजी हम इसमें अडॉप्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बेसिकली काउंट तो यही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो किसी सरफेस पे नॉर्मली पास हो रही हैं, तो अगर वो फ्लक्स हम पॉजिटिव करें, सपोज अगर फ्लक्स पॉजिटिव है, दैट मींस जो लाइन है वो सरफेस से बाहर निकल रही है। ये अगर सरफेस है, इससे अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है, दैट मींस यहां पे फ्लक्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अगर लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से बाहर छोड़ रही है सरफेस को, तो वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इंटर कर रही है किसी सरफेस पे, अगर ये इंटर कर रही है, तब फाई नेगेटिव होगा। फिर फ्लक्स हम नेगेटिव नेगेटिव, ये कंसेप्ट याद रखना है। कन्वेंशन है कि अगर सरफेस को छोड़ रही है लाइंस, तो हम यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंटर कर रही है तो इंटर वाले केस में हम इसे नेगेटिव लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे आपका एनसीईआरटी में भी है और कई सारे रेफरेंस में भी मिल जाएगा आपको। सपोज एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस सिलेंडर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना पास होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके दो सरफेस हम चूज कर लेते हैं। ये तो इसके क्रॉस सेक्शन हो गए, दो कैप्स इसमें बन गई हैं, ये और ये। तो इसको हम कहेंगे सपोज दिस इज 1 2। तो ये तो इसके सर्कुलर पार्ट हो गए, सिलेंड्रिकल पार्ट में से हमने इसका बेस ले लिया है। और एक पैच हम अगर यहां लेते हैं, ये वाला सरफेस कर्व सरफेस जो होता है, यहां अगर इसमें ले लेते हैं, तब देखते हैं कि फ्लक्स क्या कैसे इसमें या कितना होगा। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें, फ्लक्स 1 की बात करें, तो इस सरफेस पे, ये वाला जो सरफेस है, इसका जो नॉर्मल होगा, इधर से देख करके आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा। सपोज ये एरिया कितना है, ds है, तो यहां पे ये ds वेक्टर बाहर की तरफ होगा, यही डायरेक्शन n कैप की होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चेंज नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो दोनों के बीच का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स जो 1 है, फाई 1 की वैल्यू आएगी क्लोज कर्व सरफेस ओवर दिस सरफेस E डॉट ds से हम निकालेंगे, ये आ जाएगा क्लोज कर्व इंटीग्रल E ds cos ऑफ 180। अब हमें E की वैल्यू नहीं पता है, ds कितना है ये भी नहीं पता है, सर cos 180 पता है आपको, cos 180 -1 होता है, तो ये फाई 1 हो जाएगा E ds इंटू cos 180, cos 180 -1, तो ये -1 ds माइनस E ds हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं 2 के लिए। नाउ सरफेस नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसका जब आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल निकालेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे, तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो E का डायरेक्शन ये हो गया, ds का डायरेक्शन भी सेम है, दैट मींस यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, दोनों पैरेलल है। तो फाई 2 यहां पे आएगा इंटीग्रेशन E ds, बिकॉज E डॉट ds लिखेंगे तो E ds cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा E इंटू ds, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाएंगे थर्ड पे, और ये फोर्थ है। तो थर्ड पैच में देखिए, अगर ऊपर से हम इसका एरिया देखते हैं, सिलेंडर को अगर ऊपर से देखेंगे, ये इसका आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल आ गया, ds मींस n कैप की डायरेक्शन ये आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहां एंगल हो गया 90। सेम चीज यहां भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और
जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे वो बाहर की तरफ करेंगे, तो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। दैट मीन्स एन कैप इधर आएगा, तो फाई 3 जब हम निकालेंगे, फाई 3 इज इक्वल टू ई ds cos 90 हम लेंगे, cos 90 0 होता है, तो ये आपका आ गया 0, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फाई 4 इसमें जब निकालेंगे फोर्थ, इसके लिए फोर्थ पैच के लिए ये हम सेम हो जाएगा जो 3 के लिए आया था। क्लोज करो इंटीग्रेशन, ई ds cos 90 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास नेट कितना आ गया, जो नेट फ्लक्स इससे जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, सिर्फ ये दो एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2 का कंट्रीब्यूशन बचा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जो आपका फ्लक्स 1 है प्लस फ्लक्स 2, तो दैट इज इक्वल टू फ्लक्स 1 था हमारे पास माइनस ई ds और फ्लक्स 2 है ई ds, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फ्लक्स इज 0। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ऐसे इस स्ट्रेटजी से सॉल्व कर सकते हैं।